हेलो वन। मेन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एनवायरनमेंट जो कि आपके जीएस के पेपर 3 में आता है और यहाँ पर देखे जाए तो एनवायरनमेंट हमेशा एक करंट बेस्ड सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेंस में अगर हम देखें या कहें कि सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको करंट से ही रिलेट करते हुए पूछे जाते हैं। इसलिए आपको पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं पिछले 1-1.5 साल में जो चर्चा का विषय हैं उन पर ज़रूर अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करें, उनको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें और उन पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का हमारा सत्र। और क्या है आज का हमारा टॉपिक? देखा जाए तो जैव विविधता और पर्यावरण संबंधित यहाँ पर एक टॉपिक है जिसको लेकर के थोड़ा सा ये चर्चा का विषय रहा है। ये टॉपिक है पेरिस वैश्विक जलवायु वित्त पोषण शिखर सम्मेलन को लेकर के। और इसमें अगर हम देखें तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ, किस संदर्भ में हुआ, क्या विशेषताएं रहीं, क्या क्या महत्वपूर्ण पक्ष रहे और यहाँ पर जो वित्त पोषण की जो स्थिति है वैश्विक स्तर पर इसको लेकर के लगातार सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया जाता रहा है, इन सभी पहलुओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए पेरिस में एक नए वैश्विक वित्तीय समझौते को लेकर यहाँ पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य था कि विकासशील देशों को किस तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। और इसी को ध्यान में रखकर UNFCCC के 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP27 जो सम्मेलन होता है ये इसका आयोजन किया गया था। इसकी मतलब इसमें वित्तीय कह सकते हैं वित्त पोषण की यहाँ पर घोषणा COP27 में की गई थी। और देखा जाए सम्मेलन में भारत के देखा जाए तो कौन शामिल हुआ, भारत की तरफ से इसमें भारतीय वित्त मंत्री इसमें शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन की अर्थात कि पेरिस वित्त पोषण शिखर सम्मेलन की यहाँ पर विशेषताएं क्या क्या रहीं। सबसे पहले यहाँ पर विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले संकटों पर विचार करना, जिसमें देखा जाए तो विकासशील देशों में गरीबी, बढ़ते ऋण का स्तर, रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी घटनाओं के कारण बढ़ी हुई मुद्रास्फीति एक बड़ी समस्या के तौर पर रही। इसके साथ साथ आर्थिक चुनौतियों के अलावा पर्याप्त जलवायु वित्त की कमी के कारण विकासशील देशों के समेत विकास के सीमित अवसर यहाँ पर हैं। और कार्बन मुक्त अगर आपको बनाना है तो वहां पर उसके लिए जो लगातार दबाव बनाया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर वित्त की आपूर्ति करना भी जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस ग्लोबल साउथ की यहाँ पर एक मांग को देखा जाना चाहिए। ग्लोबल साउथ में इस मुद्दे को लेकर के क्या बात कही गई है। जो मुद्दा यहाँ पर है ग्लोबल साउथ का मतलब होता है जो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर जो देश आते हैं या फिर जिसका जो हिस्सा है वो दक्षिणी क्षेत्र लगता है उन सभी देशों के समूहों की स्थिति। ये देखा जाए तो बहुपक्षीय विकास बैंक सीमा पार चुनौतियों, जलवायु वित्त के विकास के लिए यहाँ पे अतिरिक्त संसाधनों की मांग करता रहा है। इसमें यह भी देखा जाए कि विकासशील देश जो है अपने ऋण भार के कारण लगातार यहाँ पर वित्तीय स्तर पर समस्याग्रस्त रहे हैं और वे इस ऋण भार को कम भी करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे अधिक रियायती और अनुदान के रूप में यहाँ पर वित्त पोषण की मांग विकासशील देशों के द्वारा की जा रही है कि बहुत उच्च ब्याज दर पर हमें वित्त नहीं चाहिए बल्कि रियायती होने चाहिए, कुछ अनुदान होने चाहिए। अगर मान लीजिए हमें ऋण भी दिया जा रहा है तो वो हमें काफ़ी कम कह सकते हैं ब्याज दर पर दिया जाए। इसके साथ साथ विकसित देशों के लिए ऋण में कटौती की वकालत भी यहाँ पर की गई है। निजी क्षेत्रों के निवेश की क्षमता को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि निजी क्षेत्र वित्त पोषण के पूरक के लिए दीर्घकालिक विकास निधि यहाँ पर भी आवश्यक है। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन में जो प्रमुख घोषणाएं की गई हैं जैसे कि यहाँ पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण क्षमता की यहाँ पर पुष्टि की घोषणा। विश्व बैंक ने चरम मौसम की घटनाओं के दौरान ऋण भुगतान को निलंबित करने के लिए आपदा भुगतान धाराएं यहाँ पर साथ ही साथ प्रस्तुत की हैं। यदि किसी प्रकार की आपदा आ जाती है किसी देश में जिसने वित्त ऋण लिया हुआ है तो उसके कारण वहाँ पर उसे अगर ऋण न लौटाना है उस स्थिति में तो वहाँ पर विश्व बैंक के द्वारा उन रियायतों को आसान बना दिया गया है। कुछ ऐसी धाराएं लेकर आई गई हैं जैसे कि आपको 1-2 साल या 4 साल का और समय दिया जाना या फिर जो ऋण है वो उसके लिए जो ब्याज दर है उसे कम कर दिया जाना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको रियायती दरों के रूप में लेकर विश्व बैंक आया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो विश्व बैंक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे IMF एक बड़ी संस्था है जो इस तरह के क्रिया प्रक्रियाओं में लगातार सम्मिलित रही है। IMF ने अगर हम देखें तो यहाँ पर कमजोर देशों के SDR जिसको हम कहते हैं विशेष आहरण अधिकार में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन की घोषणा की और कुछ SDR को अभी भी अमेरिकी कांग्रेस के अनुमोदन की यहाँ पर आपको आवश्यकता है।
इसके अलावा सेनेगल के लिए करीब 2.5 बिलियन यूरो की एक नई जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की डील की यहां पर घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य है देश के विद्युत मिश्रण में नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना। इसके अलावा जाम्बिया के लिए देखिए तो यहाँ पे 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का पुनर्गठन समझौता किया गया। ऋण प्रकृति जलवायु पर यहाँ पर वैश्विक विशेषज्ञ समीक्षा भी की गई। यूरोपीय संघ ने कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र के द्वारा वैश्विक उत्सर्जन कवरेज में वृद्धि राजस्व के एक हिस्से जलवायु वित्त के लिए यहाँ पर आवंटित करने की मांग की है। वहीं शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर भी संकेत दिया गया कि इस वर्ष जो है वो जो लंबे समय से प्रतीक्षित है कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त लक्ष्य प्राप्त किया जाना, उसको भी यहाँ पे प्राप्त करने के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा ये प्रतिबद्धता 2009 में कोपेनहेगन में UNFCCC COP15 के दौरान की गई थी। इसके अतिरिक्त जलवायु वित्त की जो स्थिति है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है जलवायु वित्त? सबसे पहले देखिए ये स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय और कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषण से संदर्भित है। इसमें सार्वजनिक, निजी वित्त पोषण भी आपको शामिल है। ये जलवायु परिवर्तन को यहाँ पे संबोधित करता है, उसका शमन करने और अनुकूलन के कार्यों से रिलेट करता है, उससे का ये समर्थन करता है। वैश्विक जो चर्चाएं इसमें शामिल रही हैं, जैसे कि UNFCCC को देख सकते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल को देख सकते हैं, पेरिस समझौते को देख सकते हैं। इनके माध्यम से अधिक वित्तीय संसाधन जो कि विकसित देशों के पास रहे हैं उन्हें विकासशील देशों की ओर ट्रांसफर किया जाना, वित्तीय सहायता उन्हें दिया जाने का यहाँ पे लगातार आह्वान किया जाता रहा है। और अधिक संपन्न और अधिक असुरक्षित, यहाँ कम संपन्न और अधिक असुरक्षित जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था विकसित देशों के द्वारा किए जाने की स्थिति को दर्शाता है। साथ ही विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत का यहाँ पर देखा जाए तो अनुमोदन किया जाता है कि जिसने ज़्यादा यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है वो इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार भी है, वो ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि अपनी भूमिका का यहाँ पर निर्वहन करे, ज़्यादा यहाँ पर हर्जाना वित्तीय स्थितियाँ या वहाँ पर उपाय अपने स्तर पर करे। इसके अलावा UNFCCC COP26 में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपनाने के लिए वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के विकासशील देशों के समर्थन के संदर्भ में भी इसे देखा गया है। तो नई वित्तीय प्रतिबद्धताएं भी इसमें दी गई हैं। महत्व क्या है इन सारी चीज़ों का, किस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस कैसे बन जाती हैं? देखिए जलवायु परिवर्तन समन्वय और अनुकूलन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसके माध्यम से यहाँ पे जलवायु के लगातार हो रही खराब एक स्थिति, जलवायु में लगातार एक अनियमितता का होना, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट जैसी चीज़ें, बाढ़, सूखा जैसे समस्याएं, इनमें हम देखें तो जलवायु वित्त और उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने में यहाँ पर इसमें सहायता अगर करनी है या उस पर काम करना है तो हमें बड़े स्तर पर यहाँ पर निवेश की आवश्यकता है। इसके अलावा अनुकूलन के लिए उतना ही ये महत्वपूर्ण हो जाएगा जितना बदलती जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों के अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। इसके अलावा पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को पूरे औद्योगिक स्तर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जलवायु वित्त यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण है, जो कि 2018 की IPCC की रिपोर्ट में यहाँ पर आपको कहा गया है। इसके अतिरिक्त जिम्मेदारियों की पहचान के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ पहलुओं की बात करता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि ये मानता है कि जलवायु परिवर्तन में देशों का जो योगदान है उसको रोकने, उसे बढ़ाने, उसके परिणामों के निपटने के लिए यहाँ पर उनकी क्षमता में काफ़ी भिन्नता पाई गई है। विकसित देशों की क्षमता अलग है, विकासशील देशों की अलग है, अल्पविकसित देशों की क्षमताएं आपको अलग हैं और हर क्षमता जो होती है अलग अलग होने के कारण उस वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा एक विभेदित उत्तरदायित्व की बात की गई, जिसके ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा जिसने नुकसान पहुंचाया वो ज़्यादा यहाँ पे भरपाई भी करे। इसके अलावा विकसित देशों को विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों के माध्यम से जलवायु वित्त जुटाने, अग्रणी भूमिका निभाने, देश संचालित रणनीतियों का समर्थन करने, विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में देने के संदर्भ में प्रतिबद्धताएं करनी चाहिए। इसके अलावा भारत के संदर्भ से अगर हम देखें इसी प्रोस्पेक्टिव को कि भारत की स्थिति क्या है, भारत में क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो उस संदर्भ में भी यहाँ पे आपको अगर पॉइंट लिखने को आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष की यहाँ पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई और इसके माध्यम से प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु परिवर्तन
कि अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिए इसको स्थापित किया गया है कि जहां पर जिस भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनको यहां पर इसके माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाना। एक है राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष की यहाँ पे स्थापना भारत में की गई है। ये स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मामलों की एक कैबिनेट समिति है और इसकी जो सिफारिश होती है इसके माध्यम से वित्त विधेयक 2010-11 के माध्यम से स्थापित किया गया और इसके वित्त पोषण का जो कार्य होता है वो उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर लगने वाले प्रारंभिक कार्बन कर के माध्यम से किया जाता है। इसे वित्त सचिव जो कि यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं के साथ एक अंतर मंत्रालय समूह यहाँ पर शासित करता है और इसका प्रमुख उद्देश्य है जीवाश्म और गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान को यहाँ पे बढ़ावा देना, उसका विकास करना। जलवायु वित्त के संदर्भ में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पहलों को अगर इसमें देखते हैं तो क्या और कब यहाँ पर कौन कौन सी पहलें इसमें शामिल रही हैं। जैसे कि वर्ष 2010 में अगर हम देखें तो 194 देशों ने UNFCCC COP16 में देखा जाए तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के निर्माण पर यहाँ पर सहमति जताई। इसके अलावा इसकी स्थापना के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को कम उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाली व्यवस्थाओं, उनको उन्मुख होने वाले प्रयासों के संदर्भ में यहाँ पे मदद करना था। इस तरह देखिए COP सम्मेलन जो लगातार यहाँ पर होते हैं ये वैश्विक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और आपको पार्टिसिपेट करते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो गए और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को लेकर इसमें चर्चा होती है। इसके अलावा इसमें विभिन्न समझौते जो किए गए हैं, पेरिस जलवायु जैसे समझौता हो गया, ठीक है, IG20 हो गए या इससे पहले कि आपको देखे जाए क्योटो प्रोटोकॉल्स हो गए, तो वहाँ पर उनके उपायों को लागू करना। इसके अलावा विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों की सहायता करना, उनके मुद्दों को सुनना, तकनीकी स्थानांतरण, वित्तीय आवश्यकताएं, इस तरह की चीज़ों को लेकर यहाँ पे लगातार चर्चा होती रही है। COP27 को भी इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण सबसे कमजोर देशों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नुकसान और क्षति कोष यहाँ पे बनाने के ऊपर यहाँ पर एक सहमति भी व्यक्त की है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय अनुकूलन यहाँ पर कोष बनाया गया है और इस कोष को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इसकी स्थापना देखा जाए 2014 में की गई 100 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ, जिसका उद्देश्य यहाँ पर है आवश्यकता और उपलब्धता के बीच के अंतराल को यहाँ पे कम किया जाना। इसके अलावा यह कोष जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि एनवायरनमेंट से आपका रिलेट करता है। यहाँ पर देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन भी दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के COP के 26वें सत्र के प्रमुख घोषणाओं का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत के द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या थी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चेंज यहाँ पे कर देता हूँ, 26 की जगह इसे आप 27 यहाँ पे कर सकते हैं, 27वें, और उस सम्मेलन के संदर्भ में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो आज के इस सत्र में इतना ही। इस नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कुछ और ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेंस के लिए ज़रूरी हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर देखें, रिवीजन कर लीजिएगा और यहाँ पर इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर राइटिंग भी करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।